ठीक है। नर्स इक्वेशन एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा तुम्हारे पास ये है टूल है, जिस टूल की हेल्प से, जिस इक्वेशन की हेल्प से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, किसी भी सेल का या किसी भी हाफ सेल का, किसी भी कंप्लीट सेल का या तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड या तो सेल पोटेंशियल। हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पूरा फुल सेल होगा तो सेल पोटेंशियल। तो लेकिन कौन से कंडीशन पे? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, कोई दूसरी रैंडम से कोई कंडीशन आ जाएगी, तो तुम बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? और नर्स इक्वेशन है क्या? इक्वेशन कैसी है? वो ऐसी कुछ है कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln Q। इस इक्वेशन को कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर अलग अलग टर्म्स है, काफ़ी सारे टर्म्स है ना। ये क्या है तुम्हारे पास? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसका? ऑफ हाफ सेल या तो फुल सेल। ठीक है, फुल सेल क्या लिखूँ? फुल सेल लिख देता हूँ, फुल सेल। ठीक है, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जबकि ये बिल्कुल वही चीज़ है, बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बोलो आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये भी वही चीज़ है, बट नॉट लगा तो क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। थोड़ा सा चीयर अप होकर के बैठो, इतना उदास चेहरा लेके क्यों बैठते हो? मेरे को समझ नहीं आता है। क्या कोई दुख का पहाड़ टूटा है क्या तुम्हारे ऊपर शादान? तो क्या है, नहीं आना यहाँ पे? ऐसा साड़ा चेहरा लेके बैठते हो, मैं क्या बोलूँ? तो क्यों लिया साइंस? थोड़ा तो चीयर अप होके बैठो, तुम्हारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी आएगी बेटा। इतना गंदा चेहरा लेके बैठो, मैं क्या बोलूँ? पूरा मन ही खराब हो जाता है, अफसोस लगता है मुझे तो। यहाँ आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या लिख रहा हूँ मैं? इधर दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तो लोग परेशान करके रखे हुए। पॉज करो वीडियो को। कांस्टेंट, अभी गैस कांस्टेंट की ना अलग अलग वैल्यू होती है। क्या होती है? अलग अलग वैल्यू। क्या क्या वैल्यू होती है? देखो, ये आर की अलग अलग वैल्यू होती है। 8.314 क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। पहली वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अभी यूनिट कहाँ से टपका, वो पता है कि नहीं पता है? यूनिट कहाँ से आया? ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। तो तुम इसकी बात करो, इसका यूनिट कैसे निकलेगा? इन सब की यूनिट रख दोगे तो इसका यूनिट निकल जाएगा। तो PV अपॉन NT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। तो P का यूनिट क्या होता है? ATM। V का लीटर ले लो, नीचे क्या ले लो? मोल, और यहाँ पे क्या होता है? केल्विन। ठीक है, ऐसा ही रखना, ऐसा ही रख दो, कुछ भी रख दो, ले दे करके तुम्हारा क्या बन जाएगा? R का अलग अलग यूनिट आता रहेगा। अब वो P की जगह ATM तुमने यहाँ पे रखा है, बार भी रख सकते हो, MMHG रख सकते हो, अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, और है ना, PV का एक यूनिट होता है, कंबाइंड यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। PV का कंबाइंड यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तुमने वो वर्क का फॉर्मूला सुना होगा ना, P डेल्टा V, I मीन P इंटू V, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो PV का भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो तुम ATM लीटर को हटा के तुम क्या लिख सकते हो? जूल। ये इन्वर्स कहाँ से आ गया? के। तो PV के पूरे के जगह कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हो? जूल लिख सकते हो। यानी कोई भी एनर्जी का यूनिट, जूल हो गया, कैलोरी हो गया। आ रही बात समझ में? कैलोरी भी होता है यूनिट एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। तो तुम जूल की जगह तुम कैलोरी भी लिख सकते हो। और अगर इंडिविजुअल लिखना है तो इंडिविजुअल लिख लो। नॉर्मली वॉल्यूम लीटर में मापते हैं, और प्रेशर ATM में या तो कभी कभार बार में। तो ATM लीटर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा, और एक तो क्या हुआ? जूल पर मोल पर केल्विन हो गया। एक तो ये वाला यूनिट बन गया, एक तो ये वाला यूनिट बन गया। एक यूनिट हमारा क्या बन जाएगा? बार लीटर
पर मोल पर केल्विन। बात आ रही समझ में? ये तुम्हारे पास अलग अलग एक क्या बन जाएगा, कैलोरी वाला भी बन जाएगा, कैलोरी Cl, कैलोरी, कैलोरी किसका है, पीवी का कंबाइन है, ये ना तो पी का है ना वी का, ये पीवी का कंबाइन है, तो बस ऊपर कैलोरी रहेगा, नीचे पर मोल पर केल्विन। तो ये तुम्हारे पास गैस कांस्टेंट की अलग अलग यूनिट बन जाएगी, और चूंकि यूनिट बदलेगी तो नंबर भी तो बदलेगा भाई, यूनिट बदलेगी तो नंबर भी तो बदलेगा, तो डेट्स इट, नंबर बदलेगा अलग अलग। जूल पर मोल पर केल्विन में कौन सा नंबर होता है, 8.314। अगर मैं जूल के बदले ATM लीटर पर मोल पर केल्विन अगर ये यूनिट लेता हूँ तो ये नंबर आ जाता है 0.08220 या 201 या 01 जो भी है देख लेना, एक रहता है, ठीक है। फिर एक जगह आता है बार, ये वाला बार लीटर पर मोल और पर केल्विन, इसमें आता है सेम नंबर होता है, बस ये 31 हो जाता है, ठीक है, 0.0831 हो जाता है। और एक होता है कैलोरी वाला, अब कैलोरी किसकी जगह लेगी, बार लीटर पूरे का जगह ले लेगी, ATM लीटर का पूरे का जगह ले लेगी, जूल जैसा है वो, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर ये बनता है तो यहाँ पे बड़ा आसान है 2, बस ये ध्यान रखना है। ये सब वैल्यू किसका निकला बेटा, गैस कांस्टेंट का, ये सब वैल्यू किसका निकला बेटा, गैस कांस्टेंट का। तो मैं लार्जली ये रखना है, लार्जली ये रखना है, बात आ रही समझ में? तो ये तुम्हारा गैस कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू हो गया। टी क्या है यहाँ पे, टी, व्हाट इज दिस टी, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर है। नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी 298 केल्विन ही रहेगा, ऑब्वियस बात है केल्विन में रखोगे भाई, गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में है ना वो, तो गैस कांस्टेंट के अंदर क्या आ रहा है, के इनवर्स आ रहा है, तो टी में भी तुम क्या लोगे, के ही तो लोगे, ताकि के और के इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ये चीज़ है, तो तुम ये लेना, ऑब्वियस बात है। एन क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दो, इसीलिए वो मैं बैलेंस करने की बात कर रहा था, क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो तुमको लगा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस करोगे तो पता चलेगा भाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ये चीज़ है। और एफ क्या है, व्हाट इज दिस एफ, बताओ एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एफ का नाम क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम, कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, पर मोल क्यों लगाया, हर मोल, पर का मतलब क्या हुआ, हर मोल, पर मोल मतलब हर मोल, नहीं हर मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराड। बोलो क्लियर है, 6 सही है, 8 नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्यू, एलन तो क्या नेचुरल लॉग है, एलन क्या है भाई, नेचुरल लॉग है, इसका बेस क्या होता है, ई होता है, हमने बोलते हैं ना कि 10⁻², तो बेस क्या होता है यहाँ पे 10 होता है, तो नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई होता है, तो ये तो नेचुरल लॉग है। और ये क्यू क्या है बेटा, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट है, और रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रिएक्शन कोशेंट क्या है बच्चों, रेशियो है, क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इससे कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है, ये रेशियो है, लेकिन कब, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों कंसंट्रेशन तुम्हें कब लेना है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज पे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज पे, स्टेज। अगर कभी गलती से तुमने ये कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन को तुमने कहाँ पे ले लिया, इक्विलिब्रियम आने के बाद ले लिया, तो फिर उस रेशियो को तुम क्यों नहीं बोलोगे, उस रेशियो को तुम क्या बोल दोगे, के, क्या बोल दोगे, के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोल दोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस अलग अलग स्टेज पे है। क्यू कब लिया जाता है, जब इक्विलिब्रियम अभी आया नहीं है, उस वक्त का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है ना, उसको तुम क्या बोलते थे, क्यू। लेकिन एक बार जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उस वक्त का जो रेशियो होगा किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, के, क्या बोले, क्यों नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो आ रही बात समझ में, ये चीज़ है।
तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा तुम्हारा नस्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, नस्ट इक्वेशन। अब ये नस्ट इक्वेशन कहाँ लगाएंगे, ये हाफ सेल पे भी लगा सकते हो और फुल सेल पे भी लगा सकते हो। अभी तो बोला कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का तुम्हारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोड हो, हाफ सेल हो, या तो तुम्हारे पास फुल सेल हो, दोनों पे क्या लग जाता है बेटा, ये नस्ट इक्वेशन लग जाता है। अब जब हाफ सेल पे लगाओगे तो हाफ सेल तो दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। भाई फुल सेल थोड़ी ना कोई दो टाइप का होता है, फुल सेल तो फुल सेल ही रहेगा, पूरा रेडॉक्स वाला ही रहेगा। लेकिन हाफ सेल पे जब तुम लगाने जाओगे ना ये, तो हाफ सेल के तो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो सर फिर ये सर नस्ट इक्वेशन किस पे लगाएंगे, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पे लगाएंगे, दोनों पे लगा सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, IUPAC ने क्या बोल के रखा है, तरजीह किसको दे रखी है उसने, रिडक्शन को दे रखी है। तो तुम्हारा अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा होगा ना, हाफ रिएक्शन अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा ना, तो तुम उसको इन्वर्ट करोगे, रिवर्स करोगे, रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फिर तुम क्या लगाओगे, नस्ट इक्वेशन लगाओगे। आ रही बात समझ में? या तो कभी गलती से तुमने ऑक्सीडेशन पे ही लगा दिया, तो यहीं अंदर ही कुछ इधर उधर कर देना, वो मैं सिखा दूंगा कैसे करोगे, और उसको इंटरनली कन्वर्ट कर देना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज़ है, कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। ये मान लो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे क्या लिखना था, रिडक्शन, तो आगे क्या डाल दोगे, माइनस डाल दोगे, और उसका नेगेटिव ले लोगे। यार मैं जो बोल रहा ना, अंदर अंदर कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो यही है, इतना सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें रिडक्शन रखना था, लेकिन तुमने वैल्यू किसकी रख दी, ऑक्सीडेशन की रख दी। मान लो कुछ ऐसी वैल्यू निकली 0.5 सपोज, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू तुमने गलती से रख दी, बट तुम्हें रखना क्या था, रिडक्शन, तो तुम आगे क्या लगा देना, माइनस। सेम कहानी यहाँ कर देना, तो वो चेंज हो जाएगा। फिर उसको माइनस को इधर भेज देना, तो माइनस इधर भी जाएगा, माइनस इधर भी जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। या तो फिर तुम मिटाना पूरा, और फिर जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ज़बरदस्ती का रिडक्शन में लिखना, फिर वहाँ से वापस क्या करना, नस्ट इक्वेशन लगा करके दोबारा से सही लिखना। उतना लंबा क्यों करोगे, अगर कभी गलती हो गई तो यही माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है। बोला आगे बात समझ में? ये चीज़ है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। देख लो जरा, पॉज करो। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, बट कौन से वाले, नॉन स्टैंडर्ड वाले को, बाय यूजिंग विच इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। तो तुम्हारे ऑलरेडी 3-4 पॉइंट हो चुके हैं, ये 5वां पॉइंट सपोज, ठीक है। इसमें तुम कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, वो इक्वेशन रिडक्शन के फॉर्म में लिखोगे, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखो। ऑब्वियस बात है, रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का फॉर्म भी होगा, तो फिर उसको तुम कन्वर्ट तो किसमें ही करोगे, रिडक्शन में ही कन्वर्ट करना है तुमको, तो ले देकर के रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो कोई मेटल है, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +N, कोई मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, +N। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन दोगे तुम, ये कितना इलेक्ट्रॉन दोगे इसको, N इलेक्ट्रॉन दोगे, ऑब्वियस सी बात है। +2 होता है 2 इलेक्ट्रॉन, +1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, +3 होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो N है तो N इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल मेटल बन जाएगा। इसका स्टेट क्या होगा, एक्वस, और इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड। ये रिडक्शन रिएक्शन है तुम्हारा, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ, है ना, उसका कुछ भी एक्वस और जो भी मोलारिटी होगी वो, और क्या हो जाएगा, M सॉलिड। बोलो क्लियर है ना? लगा दे सीधा, क्या, नस्ट इक्वेशन। क्या लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, E होता है, और ये E क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो सेल पोटेंशियल। फिलहाल ये कौन सा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड या सेल, ये तो हाफ ही रिएक्शन दी गई है ना, यानी इलेक्ट्रोड की बात कर रहा होगा ये। ऑब्वियसली बात है, हम वैसे भी क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई मीन मतलब इधर क्या लिखोगे, ये दिया हुआ, ठीक है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन लिख दें, M+N से क्या बन रहा है, M बन रहा है। बताओ रिप्रेजेंटेशन सही है ना, रिडक्शन वाला लिखना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 रिप्रेजेंटेशन तो वही रहने वाला है, -RT/NF Q क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज Q था, क्योंकि वो, बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये है, और रिएक्टेंट क्या है, ये है, ठीक है। तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, RT अपॉन, बताओ N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, N, वो तो N ही हो रहा है, तो N का N ही रह जाएगा। F की वैल्यू तुम ये सब वैल्यू बाद में रख देना,
ln, P की जगह क्या लिखेंगे, मेटल का कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की जगह क्या लिखेंगे, M प्लस N का कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है, यदि बात समझ में आ गई। नाउ इसकी वैल्यू मैं 1 मान सकता हूँ, क्यों 1 मान सकता हूँ, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन चेंज होता नहीं है। सॉलिड का या तो प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन चेंज होता नहीं है, क्यों पता है, देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना, नॉर्मल फॉर्मूला तो यही होता है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लेता हूँ, मतलब मोलर मास नीचे आएगा, यानी गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मोलर मास। जरा ये देखो, ये कुछ है, ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, जिसका जो सॉल्यूट होगा उसकी डेंसिटी। और ये मोलर मास भी किसका होगा, जो सॉल्यूट होगा उसी का मोलर मास होगा। ये मोलर मास किसका होगा भाई, जिसका मोल होगा। मोल किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। कंसंट्रेशन में तो मोल ऑफ सॉल्यूट ही होता है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी का रो अपॉन मोलर मास। मुझे बताओ सॉलिड की डेंसिटी चेंज होती है रिएक्शन के थ्रू, लिक्विड का, प्योर लिक्विड का डेंसिटी ना सॉलिड का ना प्योर लिक्विड का डेंसिटी और मोलर मास चेंज होता है क्या। तो जब ये नहीं चेंज हो रहा है, जब ये नहीं चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, तो इन दोनों का रेशियो डेट इज कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू भी चेंज होने वाली नहीं है। बोला रही बात समझ में। इस इक्वेशन से हमने बोला कि इसका कंसंट्रेशन चेंज होता नहीं है, तो जब चेंज नहीं होता तो उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और हटा देंगे तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ये 0 लगा दूँ वहाँ पे, 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1। बोलो क्लियर है इतना। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, E0 M प्लस N M माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन M प्लस N, इसका कंसंट्रेशन। बोला रही बात समझ में। इसको ऊपर भी ले सकता हूँ, ऊपर ले लूँगा तो बताओ क्या बन जाएगा, E0 M प्लस N M। पता है, ऊपर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की वाली प्रॉपर्टी पता है, A/B लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ B मल्टीप्लाई बाई ln A। ये वाली प्रॉपर्टी पता है, पावर इधर आ जाती है। तो ज़रा सोचो, ये जब ऊपर जाएगा तो बताओ इसके ऊपर में पावर पे -1 आ जाएगा, और बाजू में क्या लगा हुआ है, लॉग, तो वो -1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा बाहर, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस RT अपॉन NF ln, ये तुम्हारा आ गया तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का फॉर्मूला। यहाँ से तुम फाइंड करोगे। सर कैसे, बताता हूँ कैसे। क्या ये वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता नहीं होगी, क्या ये वैल्यू, क्षमा दिख रहा है तुमको, ये वैल्यू क्या तुमको ऑलरेडी पता नहीं होगी। तुमने पूरी तो लिस्ट बना के रखी है ना स्टैंडर्ड कंडीशन की, ये वैल्यू पता होगी। क्या R की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, क्या टेम्परेचर नहीं दिया होगा तुमको, क्या है नहीं पता चल पाएगा रिएक्शन को देखकर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, क्या F की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। बस तुम्हें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब तुम क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की अलग अलग वैल्यू लोगे, तो उसमें से क्या होता रहेगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होते रहेगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड होते रहेगा। बोल आ रही बात समझ में, ये चीज़। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर पाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मैं टेम्परेचर बदलूँ तो वापस से बताओ ये वैल्यू बदल जाएगी। और टेम्परेचर भी तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री होता है। तुम उसको अदला बदली करते रहो, तो यहाँ पे जो भी बदल करोगे उसका, मान लो 30 डिग्री कर लिया तुमने, तो वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बिकॉज ये पूरा ये वाला सेटअप भी तो बदल जाएगा, ये चीज़ है। तो तुम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मोलारिटी चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, जो चेंज करना है वो चेंज करो। गैस होगी तो प्रेशर चेंज कर देना। क्लियर है। तो तुम्हारी ये वैल्यू क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। और ये वैल्यू बदलोगे तो ये पूरा LHS क्या राइट हैंड साइड RHS बदलेगा, और RHS किससे बराबर है, LHS की, तो LHS की वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी, और अलग अलग वैल्यू आती रहेगी तुम्हारे पास। यानी तुमने क्या करा, नर्स इक्वेशन की हेल्प से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। बोला आगे बात समझ में। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तुम वो फाइंड कर सकते हो। इसको और थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जनरलाइज ऐसे कर सकते हो। R की वैल्यू तो तुमको फिक्स ही रखनी है, क्या रखनी है, 8.314। टेम्परेचर भी नॉर्मली तो क्या ही रहता है, 25 डिग्री।
देखो नॉन स्टैंडर्ड है ना, तो 25 नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी 25 मान के चलते हो और फेराडे की वैल्यू सेम ही रहती है, तो ये तीनों से तुम एक नंबर, एक कॉन्स्टेंट बना सकते हो यहाँ पे। और 0.059 समथिंग कुछ तो होता है, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक नंबर आता है। हाँ, उसमें ये नेचुरल लॉ को भी कन्वर्ट करना होता है। नेचुरल लॉ को नॉर्मल लॉ में कन्वर्ट करना आता है। नेचुरल लॉ का मतलब होता है 2.303 नॉर्मल लॉग, यानी ये टू द बेस ई होता है, ये क्या होता है, टू द बेस 10 होता है। क्लियर है? नेचुरल लॉग क्या होता है? लॉग टू द बेस ई। इस बंदे को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग ln। लॉग टू द बेस ई को क्या क्या बोलते हैं बेटा? ln बोलते हैं। ठीक है, तो ln और टू द बेस 10 वाले में रिलेशन क्या है? कि टू द बेस 10 वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो तुम उसको वो नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर देना और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे एक नंबर आता है 0.0 क्या 59 है ना, 0.059 आता है डिवाइड बाय। तो इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। बोले इतनी बात समझ में आ गई? देख लो जरा 2 मिनट। देखो अब है ना, इस इक्वेशन पे कुछ कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है उसकी वैल्यू कैसे कैसे आती है। बड़ा मस्त है। अभी तुमको ना स्टैंडर्ड कंडीशन वाली एक चीज़ समझ में आएगी तुमको। देखो मैं पहली कंडीशन लगाता हूँ, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मेटल आयन कितना है? 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन अगर 1 आ गया तो ln 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ln 1 क्या होता है? 0। अरे ln 1 का मतलब 2.303 इंटू log 1। log 1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी ln 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर ये बंदा 0 बन गया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, यानी तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। यानी जो तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का जो सेल पोटेंशियल, आई मीन वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो असल में क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तो हमने बोल रहे थे कि जब मोलैरिटी 1 रखना पड़ता है, तो जब मोलैरिटी 1 रखते हो ना, तो जो तुम्हारी जो EMF की वैल्यू आती है वो असल में क्या आती है? स्टैंडर्ड वाली ही हो जाती है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? समझे कि नहीं समझे? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यानी स्टैंडर्ड कंडीशन ही तो हो गया, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हो गया तो बताइए पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो तुम्हारा जो नॉर्मल वाला होगा वही क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड बन जाएगा। ले देखिए तुम्हारा स्टैंडर्ड ही वैल्यू आएगा वो। इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलैरिटी क्या रखते हैं? अपने 1 रखते हैं। बात आई समझ में? तो अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ln कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ये इज इक्वल टू E0 Mn प्लस 2 Mn। ये क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हो कि जब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जब क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो? ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ी हो, 1.2 1.09 इस तरह से कुछ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी? log 2 3 4 5 6 की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव ही आती है। तो ये पॉजिटिव, तो यानी ये पूरा टर्म क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी इसमें तुम्हें कुछ जोड़ना पड़ेगा भाई। ये पूरा पॉजिटिव रहेगा मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई नंबर ही तो होगा ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद। मान लो 2, ये पूरा कितना है? 2। तो क्या दिख रहा है कि E0 प्लस 2, यानी E0 प्लस 2 करने पर क्या बन रहा है? E बन रहा है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? E0 होगा कि E बड़ा होगा? यही तो बड़ा होगा। तो मैं E0 में 2 जोड़ना पड़ गया सपोज, तब जाके क्या बन रहा है? E बन रहा है। तो अगर कभी गलती से मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन अगर 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या होता है बेटा? ln, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन है बेटा, ये क्या होती है? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 1 हो जाती है। 1 से क्या हो जाती है? बड़ी, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है? पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो तुम्हारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि E0 की वैल्यू क्या आती है? लेस देन E हो जाता है। बोलो क्लियर है? और उसी तरह से तुम्हारा नंबर 3, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा? लेस देन 1 हो जाए। तो लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग में तुम देखोगे ना तो उसकी वैल्यू माइनस में आती है। माइनस में आती है। अबे पता है कि नहीं पता ये बात? लॉग निकाल के देखना ना, कुछ 0 पॉइंट समथिंग का, 0.5 का लॉग निकाल के देख लो, माइनस समथिंग आएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, भाई ये नेगेटिव निकला ना, क्या ये वाला टर्म नेगेटिव निकलेगा? ये टर्म नेगेटिव आएगा कभी? नहीं आएगा, बट ये तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यानी E0 में से माइनस होता हुआ तुमको दिख रहा है, E0 में से निकालना पड़ रहा है, तब जाके वो E के बराबर आ रहा है। तो अब वैल्यू किसकी बड़ी है?
स्टैंडर्ड वाले की वैल्यू बड़ी हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो, और वैल्यू तो तुम खैर फाइंड कर ही सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? ये है तुम्हारा टॉपिक कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये उसका थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अपने क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, फिर सेल पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन ही लगेगा। बोलो डन, पॉज कर दो। चलो, कल का एक सवाल था, कल 2 सवाल थे बल्कि, है ना। एक तो AgCl वाला था। कल हम क्या सीख रहे थे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक सवाल पे अटके थे अपने, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag प्लस Cl माइनस। ये बताओ, ये फुल सेल लिखा है कि हाफ सेल लिखा हुआ है? ये हाफ सेल है कि फुल सेल है? ये कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है कि हाफ सेल रिएक्शन लिखा हुआ है? देखो, फुल सेल अगर रिएक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहाँ पे। फुल सेल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाता है ना। क्लियर है? और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है। मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? बताओ कौन है वो बंदा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो, मैं पहचानना तरीका बता रहा हूँ कि तुम कैसे पता लगाओगे कि ये फुल सेल है कि हाफ सेल है। पहला तरीका तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, चाहे इस साइड हो या उस साइड हो, कोई भी एक साइड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और कोई भी एक साइड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ? हाफ सेल रिएक्शन है, फुल सेल तो है ही नहीं। और फुल सेल को पहचाने का एक और ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ देखो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है, यानी ऑब्वियस बात है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था? ई नॉट ई सेल। इसका क्या फाइंड करना था? ई हाफ सेल फाइंड करना था ना, ई हाफ सेल फाइंड करना था। नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना था इसमें। क्या करना था? नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना था, एक्सप्रेशन निकालना था नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln क्यूब। ठीक है, इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ ना? Ag उधर आ जाएगा और इधर क्या आएगा? AgCl आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl माइनस आ जाएगा। सही है क्या नहीं सही है? हाफ रिप्रेजेंटेशन भूल गए? ये कैथोड वाला साइड है ना, तो सॉल्ट ब्रिज उधर ही बनना है, और सॉल्ट ब्रिज उधर बनना है तो सबसे एक्सट्रीम पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोड आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इलेक्ट्रोड आएगा। इलेक्ट्रोड के जस्ट बाजू में अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है तो वो आता है, और फिर आखिरी में आयन आ जाता है। कंसंट्रेशन वगैरह लिखते रहना तुम। बोलो क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी लंबा चौड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं राउंड फिगर में क्या बोल लेता हूँ? हाफ सेल। क्या बोल लेता हूँ? हाफ सेल। इतना लंबा कौन लिखेगा? तो यहाँ पे हाफ सेल, हाफ सेल। और बताओ क्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ क्यू? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। उनका क्या वज़न लेना है? वज़न का रेशियो, उनके कंसंट्रेशन का रेशियो। भाई रेशियो से मत बोलो, पूरा बोलो कि भाई कंसंट्रेशन का रेशियो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? ये दोनों है। इन दोनों में से ये सॉलिड है और ये क्या है? एक्वस है। तो इसकी कंसंट्रेशन हम लोग चुनेंगे, और इसी कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे? 1। कल बताया था मैंने, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई पहला रिएक्टेंट तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन को तो क्या ही लिखेंगे अपने। ये भी क्या है? सॉलिड होता है, तो इसका भी क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यानी सिर्फ क्या बचेगा? ये बचेगा। बोला आ रही बात समझ में? ये है तुम्हारा क्या? नर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हमने अप्लाई कर दिया इस हाफ सेल के अंदर। हो गया खत्म, इतना ही था। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे तुमको R की वैल्यू रख देना होगा, T की वैल्यू रख देना होगा, F की वैल्यू रख देना होगा। बताओ यहाँ पे N क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का लेना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ से N भी चला जाएगा।
ई नॉट तुमको दे दिया होगा इसका, तो बस आ जाएगा तुम्हारा ई हाफ सेल। बोलो क्लियर है? इतना सिंपल है, आसान है। अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 वो Zn वाला था ना, कि Zn से क्या बन रहा था? Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये वाला रिएक्शन को भी समझना था, इसमें भी कन्फ्यूजन होती थी ज़बरदस्ती। देखो नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल पे लगा सकते हैं, फुल सेल पे भी लगा सकते हैं, बट हाफ सेल तो दो प्रकार की होती है, एक रिडक्शन हाफ सेल और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो नर्स्ट इक्वेशन जब तुम हाफ सेल पे लगाओगे तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हाफ सेल पे दोनों पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे रिडक्शन पे लगा दिया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे लगा सकते हैं, लेकिन लगानी किस पे होती है रियलिटी में? रूल क्या कहता है कि रिडक्शन पे लगाओ, बट सर ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे तुम दो मेथड अप्लाई कर सकते हो कि पहला मेथड में तुम क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को बदल दो, इस रिएक्शन क्या कर दो, बदल दो। भले से हो रहा है ऑक्सीडेशन, बट तुम इसको क्या बना दो, रिडक्शन बना दो। तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn। अब इस पर नर्स लगा दो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, Zn प्लस टू से Zn। तो E Zn प्लस टू से Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस टू से Zn माइनस आर टी अपॉन 2f लिख दो, 2f NF की जगह 2f लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ln क्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो सर सॉलिड है, इसका तो 1 मान लेंगे, अपॉन रिएक्टेंट इसको तो हटा दो, यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा, Zn प्लस टू। बोलो क्लियर है? इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 को इधर लाओगे, ठीक है। लॉ का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसकी पावर को हम लोग इधर भेज सकते हैं साइड में, तो -1 ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहीं लिख दूँ मैं, नहीं तो दोबारा फिर लिखना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो Zn प्लस टू तुम्हारा ऊपर चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको Zn ये वाला सेल का क्या दिया होगा, ये दिया होगा, E नॉट दे दिया होगा, R दे दिया होगा, T दे दिया होगा, F दे दिया होगा, कंसंट्रेशन भी दे देगा Zn प्लस टू की। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, E हाफ सेल आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि तुम रिएक्शन को एज इट इज़ रहने दो। मेथड नंबर 2 क्या है, रिएक्शन को एज इट इज़ रहने दो, नर्स्ट इक्वेशन यही लगा दो, इसी को ऊपर क्या लगा दो, नर्स्ट इक्वेशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, Zn से Zn प्लस टू है ना, तो E Zn से Zn प्लस टू इज इक्वल टू ई नॉट Zn से Zn प्लस टू माइनस आर टी अपॉन 2f है ना, ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, Zn प्लस टू है, रिएक्टेंट तो 1 आ जाएगा, सॉलिड है। तो बोलो क्लियर है? ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है, किसके फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीडेशन। बट हमें ये नर्स इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर। अब अपने को पता है कि भाई E रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस E ऑक्सीडेशन, यानी माइनस तो किधर भी डाल दो, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव है ये। तो अगर ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला हो जाएगा, और रिडक्शन का फॉर्मेट में ये बदल जाएगा, Zn प्लस टू से लेकर के Zn है ना, इधर भी वही हो जाएगा, माइनस ये वाला तो ऐसे रहेगा, आर टी अपॉन 2f ln Zn प्लस टू। माइनस को उधर भेज दो, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा, इसको भी क्या बना देगा, प्लस बना देगा। सेम तुम्हारे पास इक्वेशन, सेम इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि तुम दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हो। कब, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन दी गई हो, ठीक है। पहले केस में हमने क्या करा, रिएक्शन को पलट दिया, नर्स इक्वेशन को लगा दिया एज इट इज़। दूसरे में क्या करा, रिएक्शन का रन दिया, नर्स इक्वेशन को पलट दिया। तो कोई एक मेथड कर सकते हो। बोलो क्लियर है? पॉज करो। आज हमने को सीखना है कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड। हालांकि मेन पॉइंट चल रहा था ना तुम्हारा, ऐसा मेन पॉइंट ले रहे थे तुम। कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे वो, इसको एग्जांपल समझते हैं। स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे।
फॉर्म नस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल के लिए क्या बनाना है? नस्ट इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये हमारा ये सवाल ले लिया हमने। और डैनियल सेल क्या होता है? कंप्लीट सेल होता है, कोई हाफ सेल नहीं है, एक कंप्लीट सेल है, यानी सेल पोटेंशियल यहाँ से फाइंड होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन लिख लेते हैं। बताओ डैनियल सेल का रिएक्शन क्या होता है? डैनियल सेल किसका बना होता है? Zn और कॉपर का बना होता है। यहाँ पे Zn+2 होता है, यहाँ पे कॉपर+2 होता है। बताओ रिएक्शन क्या होता है उसमें? Zn+2 + Cu will give Zn+Cu+2। बताओ ये होती है रिएक्शन, कन्फर्म? हाँ, उल्टा हो गया ना। यहाँ पे क्या आएगा? +2। Zn+2 बन रहा होता है, याद करो, और कॉपर बन रहा होता है वहाँ पे। Zn+2 कॉपर बन रहा होता है। बोलो क्लियर है? अब देखो नस्ट इक्वेशन ना तुम दो तरीके से यहाँ पे मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 1 पहले ले लेते हैं। तो मैं नस्ट इक्वेशन बनाना। अच्छा, नस्ट इक्वेशन बनाना क्यों है? सवाल दिया है, ठीक है, लेकिन क्यों नस्ट इक्वेशन यहाँ पे क्यों लगाना है? हमें क्या फाइंड करना है? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और नस्ट इक्वेशन से फाइंड होगा, ये चीज़ है। ठीक है, टू फाइंड ई सेल। ठीक है, टू फाइंड ई सेल। तो मेथड नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तुम क्या करो? एनोड का रिएक्शन लिखो। क्या लिखो? एनोड का रिएक्शन, यानी हाफ सेल में कन्वर्ट करो इसको, हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करो। बताओ एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे लगाओ क्या? नस्ट इक्वेशन। क्या लगाओगे? नस्ट इक्वेशन। इस पे लगा दो नस्ट इक्वेशन। लगाओ नस्ट इक्वेशन। क्या था? E Zn से Zn+2 = E0 Zn से Zn+2 माइनस RT/2F ln कंसनट्रेशन ऑफ Zn+2। बोलो क्लियर है? लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन के टर्म में, रिडक्शन के टर्म में लिखना होगा। रिडक्शन के टर्म में कैसे लिख देंगे अगले स्टेप में? तुम अगले स्टेप में करना है इसको। बताओ यहाँ पे +2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? और फिर माइनस को तुम वहाँ भेजोगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और हाँ ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये तुम्हारा क्या आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज ई रिडक्शन एट एनोड। ये तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ई रिडक्शन एट एनोड। बोला रही बात समझ में? नाउ कमिंग टू कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा होगा? Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रिडक्शन ही रिएक्शन है, यहाँ तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है कि कन्वर्ट करते बैठो तुम, तो यहाँ तो सीधे ही लगा दो कि ई, बोलो Cu+2 to Cu is equal to E0 Cu+2 to Cu minus RT/2F ln 1/Cu+2। क्या बोलते हो? क्लियर है? ये तुम्हारा क्या आ गया? ई रिडक्शन एट कैथोड। दोनों में से लार्जर वैल्यू किसकी होगी भाई बताओ? किसकी होगी? ये वाली होगी ना। रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होता है? कैथोड पे ही तो ज़्यादा होता है। तो अब क्या फाइंड करेंगे? फाइनली हमें क्या फाइंड करना था? ई सेल फाइंड करना था। तो हमारे पास ई हाफ सेल आ चुका है, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दोनों में से हाइयर वैल्यू ये है, लोअर वैल्यू ये है। ई सेल का फॉर्मूला लगा दो। नाउ ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये रहा तुम्हारा ई रिडक्शन एट कैथोड, ये रहा, यानी ये पूरा उठा करके यहाँ लिखना होगा और ये पूरा उठा करके क्या लिखना होगा? यहाँ लिखना होगा। तो लाई बात सच में। और फिर क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर लेंगे। मैं वहाँ लिख देता हूँ। अब बताओ मेरे को क्या लिखूँ मैं? बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे ना इस साइड का। बोलो क्या? E0 Cu+2 to Cu
माइनस आर टी अपॉन 2f ln 1 अपॉन सी यू प्लस 2, है ना, माइनस फिर ब्रैकेट बनाओ, माइनस फिर क्या बनाओ, ब्रैकेट। और अगर तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है, मैथ्स में तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो, तो तुम देख रहे हो कि ये बंदा क्या आगे क्या लगा है, माइनस, यानी ये पूरे को नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बट एक नॉर्मल बच्चे की तरह करते हैं, माइनस फिर ब्रैकेट बनाओ, ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन प्लस, है ना, आर टी अपॉन 2f ln जेड एन प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो बता इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी ई नॉट है और ये भी ई नॉट है, ये भी ई नॉट हाफ सेल है और ये भी क्या है, ई नॉट हाफ सेल है, या ई नॉट हाफ सेल है कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। दोनों को एक साथ लिख देते हैं भाई, लाइट टाइम को साथ में कर दो, और ये दोनों क्या है, लाइट टाइम है, तो इनको एक साथ में लिख दो। तो बताओ ई सेल का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ई नॉट सी यू प्लस 2 टू सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 टू जेड एन। और क्लियर है नाउ। अब ये वाला हिस्सा माइनस 1/2f ln 1 अपॉन सी यू प्लस 2। अभी नॉर्मल ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, तुम स्क्वायर बनाना, ठीक है। अब बताओ ये माइनस इधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर टी अपॉन 2f ln जेड एन प्लस 2। बोलो क्लियर है, देख रहे हो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है, कॉमन निकल जाएगा। क्या मैं इसको ई नॉट सेल लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ई नॉट सेल बोल सकता हूँ। ये क्या है, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड, तो ये ई नॉट सेल ही तो है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, बताओ माइनस आर टी अपॉन 2f कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ln 1 अपॉन सी यू प्लस 2 माइनस, सॉरी प्लस ना माइनस तो कॉमन निकाल लिया है ना भाई, माइनस आर टी अपॉन 2f पूरे को उठा लिया यहाँ से बाहर, तो प्लस ही तो बचा, तो ln जेड एन प्लस 2। बोलो क्लियर है। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। क्या, log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू हाँ log a इंटू बी, हाँ यही होता है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f ln जेड एन प्लस 2 इंटू, बता ये सही लिखा है, तो इंटू होगा, तो ये इंटू होगा, मैं जब डिवाइड कर दिया, सही लिखा है। 3 इंटू 1/2, आंसर क्या आएगा, 3/2। जो नीचे रहेगा वो तो नीचे चले जाएगा ना मल्टीप्लाई के बाद, तो यही आएगा। बोलो क्लियर है, ये चीज़ है। बताओ तुमको दिख रहा है यहाँ पे जेड एन प्लस 2 क्या है, प्रोडक्ट है, और सी यू प्लस 2 क्या है, रिएक्टेंट है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट आना चाहिए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आना चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या ये वही बन चुका है, तो बस तुमको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या, यानी ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेशन, क्या फाइंड करने के लिए, ई सेल फाइंड करने के लिए। नॉन स्टैंडर्ड, ऑब्वियस ही बात है, नॉट नहीं बोला तो नॉन स्टैंडर्ड ही होगा। तुमको ई नॉट सेल दे दिया रहेगा, या तो नहीं दिया हो तो तुमको पता है ना ई नॉट सेल असल में क्या, यही तो है, तो तुम माइनस करके निकाल लोगे, आर टी अपॉन एफ की वैल्यू रखोगे, और तुमको इन दोनों क्या दे दिया होगा, कंसंट्रेशन दे दिया होगा, तो वो क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ जनरली हमको बस इक्वेशन लिखनी थी, यहाँ पे वैल्यू निकालना तो बड़ा ही आसान है, बस वैल्यू पुट डाउन करनी है और कुछ करना नहीं है तामझाम। लेकिन मैंने कि डेरिवेशन सीखना है कि तुम पहुँचोगे कैसे। बोलो आगे बात समझ में। ये है तुम्हारा मेथड नंबर 1। ये क्या है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या होगा, तुमने क्या बोला, नर्स इक्वेशन को तुम हाफ सेल पे भी लगा सकते हो और फुल सेल पे भी लगा सकते हो। यहाँ हमने मेथड नंबर 1 पे क्या करा, फुल सेल को तोड़ करके हाफ सेल में कन्वर्ट करा और नर्स इक्वेशन हाफ सेल पे लगाया। लेकिन हम डायरेक्टली फुल सेल पे भी तो लगा सकते हैं नर्स इक्वेशन, वही तुम्हारा मेथड नंबर 2 हो जाएगा। नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ नर्स इक्वेशन तुम हाफ सेल पे भी लगा सकते हो, फुल सेल पे भी। मेथड नंबर 1 में हमने हाफ सेल पे लगाया, तो हाफ सेल कहाँ से आया सर, हमको तो फुल सेल हमने तोड़ दिया, फुल सेल को तोड़ करके पहले हाफ सेल में बनाया,
फिर वहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाया, फिर उसको कंबाइन करके क्या बना दिया, ई सेल बना दिया। इतना लंबा तामझाम करने से बेहतर ये था कि तुम नस्ट इक्वेशन कहाँ लगा दो, सीधा सीधा फुल सेल पे ही लगा दो। आ रही बात समझ में? और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेथड नंबर 2 हो जाएगा। वो शॉर्टकट है, ऑब्वियस सी बात है। तुम इतने सारे कैलकुलेशन से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। तो मेथड नंबर 2 भी यहीं कर दूँ मैं, ये तुम्हारा यहाँ पे कर देता हूँ मैं मेथड नंबर 2। सीधा नस्ट इक्वेशन ये लगा देते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होती थी बताओ जरा सा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या बोलते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। Zn+2 अपॉन Cu+2 है ना। देखो सेम चीज़ आई, बोलो क्लियर है? तो ऑब्वियस बात है, तुम कहाँ पे किसको चुनोगे, तुम इसी को चुनोगे, मेथड नंबर 2 को हम चुनेंगे। लेकिन फिलहाल तुम पूरा लिख देना, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्या करा, क्वेश्चन सब पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 से तुमको कंसंट्रेशन वगैरह भी दे दिया जाएगा। तुम पूरा प्रॉपर एक नंबर निकालोगे इसका, इसको डिजिट में कन्वर्ट करोगे। यहाँ तो तुमने सिर्फ एक्सप्रेशन बना के छोड़ दिया, क्लियर है? अपना मेन मकसद ये था, फिर तो तुम नंबर निकालते रहोगे, वैल्यू दे देगा तो। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, पॉज कर दो वीडियो को। ये वाला आना चाहिए आंसर तुम्हारा। चलो ये आंसर आ गया, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आएगा वहाँ पे, क्लियर है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 3, वीडियो पॉज कर दो बेटा, उसका कोई काम नहीं है।
वीडियो बंद हो गया, ये क्यों बंद हो जाता है समझ नहीं आता। बोलो यहाँ तक क्लियर है, डेट्स इट, पॉज कर दो वीडियो को।